कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल है अनुराग यादव के। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। आपको पता है कि अनुराग यादव केस को लेकर के किस तरह से अनुराग यादव का जो परिवार है वो न्याय की लड़ाई किस तरह से लड़ रहा है। तहसीलदार कोर्ट में लगभग 1 साल तक वो मुकदमा चलता है। जो अवैध घर लालता का पाया गया है बंजर की ज़मीन में, उस घर को गिराने के लिए किस तरह से लगभग 1 साल से मुकदमा चलता है और फिर तहसीलदार कोर्ट से एक फैसला आता है कि अनुराग यादव की जिसने हत्या की है उसका मकान बंजर की ज़मीन में है। तत्काल प्रभाव से उस मकान को लालता उनके जो भाई हैं वो हटा ले। उसके बाद आदेश के बाद एक खुशी की लहर दौड़ती है कि अब जिसने अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके हत्या की है उसके मकान पर अब बुलडोज़र चल जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन था कि लालता जो है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है, तहसीलदार कोर्ट से हारने के बाद, तहसीलदार कोर्ट से मुंह की खाने के बाद लालता पहुंच जाते हैं जिलाधिकारी के कोर्ट में, यानी कि डीएम के कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां भी उनका मुकदमा चलता है। लेकिन डीएम ने परिवार से वादा किया था कि अगर तहसीलदार कोर्ट से के बाद वो सीधा हमारे कोर्ट में ही आएगा और मुझे इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में है, मैं पूरे परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ा हूँ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं अनुराग यादव के परिवार के साथ खड़ा हूँ। ये आश्वासन लगातार जिलाधिकारी अनुराग यादव के पिता, अनुराग यादव की माँ, अनुराग यादव की बहनों को दे रहे थे। और जैसे ही जो है कोर्ट, जिलाधिकारी कोर्ट में लालता के अधिवक्ता फाइल को दाखिल करते हैं और एक फ़ाइल उन्होंने स्टे के लिए दाखिल किया था। स्टे को मतलब जिलाधिकारी कोर्ट से स्टे मिल जाए तत्काल प्रभाव से, कहीं ऐसा न हो कि तहसीलदार कोर्ट से जो फैसला आया है उस आदेश को दिखाते हुए लालता के मकान को गिराया जाए। लालता ने स्टे के लिए भी डीएम कोर्ट में फाइल दाखिल की थी और तहसीलदार कोर्ट से हारने के बाद डीएम कोर्ट में भी पहुंच करके उस फाइल पर वो चाहता था कि डीएम साहब के यहाँ से कुछ न्याय मिल जाए। लेकिन जिलाधिकारी ने जो परिवार से वादा किया था उसके मुताबिक आज कहीं न कहीं जिलाधिकारी ने ठीक उसी तरह से काम किया है और लगातार 5-6 तारीखें जिलाधिकारी कोर्ट में भी पड़ी, लेकिन जिलाधिकारी एक भी तारीख पर नहीं बैठे, क्योंकि आप जानते हैं जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में सुधार करने की बात कह रहा है। जो बाहरी लोग हैं उन्हें जो है, जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में आ गए, उनको काट करके बाहर करने का काम चल रहा था। तो एसआईआर के कारण जिलाधिकारी कोर्ट में बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जैसे ही जिलाधिकारी ने कोर्ट में बैठा और उसके बाद कोर्ट में बैठते ही उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। लालता के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें रखना चालू किया तो डीएम साहब ने कहा आप शांत रहिए, मुझे सब पता है, मैं पूरे प्रकरण को जानता हूं और इस व्यक्ति को तो फांसी हो जाना चाहिए, इसको कहीं भी शरण नहीं मिलेगी। तो डीएम साहब ने अपने वादे के मुताबिक इस पूरे कोर्ट में फैसले में जो फैसला उन्होंने दिया है, लालता के जो दोनों फाइल थी जो उन्होंने सुनवाई के लिए दाखिल किया था, जो उसने स्टे के लिए दाखिल किया था, दोनों फाइलों को खारिज कर दिया है। यानी कि जिलाधिकारी कोर्ट से भी एक तरह से अगर कहा जाए कि मुकदमा लालता हार चुके हैं, या ये कहा जाए कि अब जिलाधिकारी कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है, या अब ये कह लिया जाए कि जिलाधिकारी कोर्ट के बाद लालता के घर पर किसी भी वक्त जिलाधिकारी बुलडोज़र चलवा सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जिलाधिकारी ने परिवार से जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दे दिया है। तहसीलदार कोर्ट से हारने के बाद अब जिलाधिकारी कोर्ट से भी कहीं न कहीं ये मुकदमा लालता और उनके जो ब्रदर्स हैं वो हार चुके हैं। यानी कि लालता को कहीं भी शरण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की घर देर है अंधेर नहीं, तो और ऊपर वाले की जो लाठी होती है उसमें आवाज़ नहीं होता कि चोट बहुत गहरा पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की जो लाठी है वो लगातार हत्यारों के ऊपर, जो हत्यारोपी हैं उनके ऊपर चल रहा है और उनको जो है कहीं भी शरण नहीं मिल रही है। एक आदेश होता है, कबरुद्दीनपुर का मामला था जिसमें एक लड़का है अनुराग यादव जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसके बाद वहाँ पे एक विवाद होता है कि वो हत्या हुई किस लिए। वो हत्या हुई एक बंजर खाते पे बने हुई भूमि पर बने हुए मकान के लिए, उसी को लेकर विवाद था। लेकिन वो जो दूसरे पक्ष के लोग थे, जिन लोगों ने उस पर अवैध निर्माण किया हुआ था, वो अपराधी किस्म के लोग थे। उन्होंने एक निसंस बच्चे की उन्होंने गला काट कर हत्या की तलवार से। आप सबको जानते हैं, बहुत चर्चित कांड हुआ था। उसके बाद ये मामला लगातार तहसीलदार के यहाँ लंबित था, जो गांव सभा की तरफ से एक वाद दाखिल किया गया कि इसमें जो है बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है। लगातार उस पर चलता रहा, प्रोसेस चलता रहा, रिपोर्टें आती गई, वो मिलजुमला नंबर था। उसके बाद से उसमें 30-2 का मुकदमा दाखिल होता है। 30-2 का मुकदमा अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के न्यायालय में दर्ज होता है। उसके बाद उसमें एक उनके यहाँ से आदेश होता है और वो फाट पड़ता है, क ख ग अलग होता है।
का जो है वो बंजर खाते की भूमि बना होता है। इसकी वजह से तहसीलदार न्यायालय से एक आदेश होता है कि कबरुद्दीनपुर के 932 का नंबर जो बंजर खाते की भूमि है हुआ मकान अवैध है, जो लालता के द्वारा बनाया गया है, उस मकान को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। उस आदेश के खिलाफ, चूंकि ये 1 साल की प्रक्रिया हो गई थी, बड़ा लंबा आपके दर्शकों ने भी इंतजार किया और सब लोग पूछ रहे थे कि आदेश कब होगा। 1 साल की प्रक्रिया के बाद फिर उसमें आदेश आता है। ठीक अनुराग की हत्या के 4 दिन पहले, मतलब 1 साल पूर्ण होने के 4 दिन पहले का आदेश आता है। उसके बाद वो लोग अपीली न्यायालय उसके बाद वो जिलाधिकारी के न्यायालय में सब अपील दाखिल करते हैं। इसी बीच वो सब हाईकोर्ट चले जाते हैं। माननीय उच्च न्यायालय से एक आदेश लेकर आते हैं कि तहसीलदार के न्यायालय से जो मुकदमा जो मतलब आदेश हुआ है वो मकान ध्वस्त कराने का, उन्होंने प्रार्थना पत्र देते हैं कि उस मकान को गिराया न जाए। उसके बाद वहाँ से एक आदेश होता है कि 15 दिनों तक, मतलब 3 हफ्ते तक या 4 हफ्ते तक आप उस मकान को नहीं गिराएंगे, और जिलाधिकारी को एक आदेश न्यायालय देता है कि आप इनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करके निस्तारण करिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब आज मामला यहाँ पर, चूँकि 4-5 तारीख के बाद लगातार यहाँ पे मामला चल रहा था, तो जब आज फाइल पेश हुई है तो हम सब ने जिरह किया है, सरकारी अधिवक्ता भी जिरह किए हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष घनश्याम सिंह, पूर्व अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह, जितने भी सीनियर अधिवक्ता थे, मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। हम सब लोगों ने जमकर बहस करी और जो इनके वकील थे वो 60 साल 70 साल पहले पुराना नंबर लेके सब आए हुए थे, जो चला नहीं। जिला अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि बच्चे की हत्या हुई है, मैं इसको पूरी तरह से जानता हूँ, मैं एक इंच ज़मीन के बारे में जानता हूँ कि कौन सी ज़मीन कहाँ पर है, ये गलत है। और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको उस अपील को खारिज कर दिया और उस मकान जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। क्योंकि पूरा मामला जिलाधिकारी संज्ञान में भी है और उसके पहले से तारीख पर तारीख बढ़ रही थी, आज इसकी सुनवाई हुई और जिस तरह से वो कितने गंभीर नजर आया जिलाधिकारी के मामले को। नहीं, एक बात तो स्पष्ट है कि जिलाधिकारी ने जिस तरह से इसको संज्ञान में लिया, और जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि फाइल पेश हुई और उन्होंने जब जिरह सुना तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं, इस जो लड़का था उसकी हत्या हुई थी, ये ज़मीन बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ है, मैं इस पूरी तरह से, उन्होंने अपनी तरफ से जो आख्या मंगाई होगी वो सब पूरे जानते थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि ये मामला चल नहीं पाएगा और उसको उन्होंने अपील को खारिज कर दिया। क्या लगता है कब तक जो है उस मकान बुलडोजर चल सकता है? अब देखिए, अब बात आ गई आपकी सरकार के ऊपर। न्यायालय ने आदेश कर दिया कि हम सरकार की ज़मीन पर बने हुए अवैध मकान को गिरा दो, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर खड़ा है, अपराधी बचेगा नहीं, अपराधी कहीं भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो अपराधी जो है वो न्यायालय से भी उसका अपराध साबित हो चुका है। न्यायालय ने इस बात को बता दिया है कि भैया ये बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान था, इसको गिराया जाए। सरकार, न्यायालय ने आदेश कर दिया है, अब सरकार को इम्प्लीमेंट करना हुआ है। क्या सरकार उसको गिरवाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ का जो चाल चरित्र और चेहरा है वह कबरुद्दीनपुर के जो मकान है, जो अवैध मकान है, जिस अपराधियों ने जिस लड़के की गला काट के हत्या की है, क्या उसके मकान पे बुलडोजर चलेगा? अब ये सवाल योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाले बयान को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए मैं खड़ा करता हूं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप पत्रकार साथियों से, कि आप जाइए, गिरीश चंद्र यादव जो यहाँ के मंत्री हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो भी समर्थित विधायक हैं, जो गठबंधन के विधायक हैं, उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस न्यायालय से आदेश हो चुका है, अपर जिलाधिकारी तहसीलदार के न्यायालय से आदेश हो चुका है उस मकान को गिराने का। क्या मकान गिरेगा? अगर नहीं गिरता है तो योगी आदित्यनाथ के चाल चरित्र चेहरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और हम लोग बार बार सवाल पूछेंगे कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। जब न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि मकान गिराओ तो मकान गिरा क्यों नहीं रहे हो? अगर कल परसों में नहीं गिरता है तो भैया आप लोग समझ लो कि किस तरह की सरकार है और किस तरह से अपराधियों को बख्शा जाएगा। देखिए, अनुराग के पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं, ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात इसलिए कर रहा हूँ, ये हमारी बात है, क्योंकि न्यायालय में लड़ाई लड़के हमने आदेश करा दिया है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिलाधिकारी पूरे मामले को लेकर जो है गंभीर नजर आए, तो ऐसे में लगता नहीं है आपको कि क्या जिलाधिकारी इस मकान गिरवाएगा? प्रशासन का काम है सरकारी जमीन को खाली कराना। भाई, जिलाधिकारी के ऊपर इतना दबाव अगर रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने न्याय का साथ दिया। लेकिन सरकार
कहीं दबाव न दे। सरकार को गिराना आदेश तो सरकार को है ना भैया। जिलाधिकारी के आदेश, मान लीजिए कोई भी मंत्री का फोन आ गया नहीं गिराना है, तब तो जिलाधिकारी क्या करेंगे? मैं कहता हूं निष्पक्ष रूप से सत्ता को, शासन को, अपने जो योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाला जो उनका वादा है, जो दावा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो अबोध बालक जिसकी हत्या हुई है, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उस मकान को गिराने का जो आदेश हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन सरकार को करना चाहिए। क्या लगता है कितने दिनों में अगर मकान गिर जाता है तो वाकई ये लगेगा कि हाँ परिवार को न्याय मिल गया? भाई देखो, मैं तो मांग कर सकता हूँ ना, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं न्यायालय में लड़ाई लड़ लिया, यहाँ पे मैं अपनी बात रख लिया। मैं यहाँ पे जो दूसरी बात कर रहा हूँ, सत्यवीर सिंह बात कर रहा हूँ, मैं एक विपक्ष का नेता भी, मैं उसकी वजह से भी बात कर रहा हूँ। तो दोनों लोग को मैंने दो चीज़ों मैंने मिक्स किया हुआ है। तीसरा सरकार को अब उसका इम्प्लीमेंट करना है, अब वो कब तक होगा ये आपको तय करना है, आप सबके सामने है ये बात।